नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार। आज हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। गुणनखंड के ही आधार पर संख्या को दो भाग में बांटा गया है, एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सीखने से पहले गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। फैक्टर फैक्टर का हिंदी गुणनखंड होता है और फैक्टर का हिंदी अपवर्तक होता है। गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। आप गुणनखंड कहिए या अपवर्तक कहिए, कोई दिक्कत ना है। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक संख्या है और यह भी एक संख्या है। यह संख्या से भाग दे दिए इस संख्या को और भाग पूरी तरह से लग गया, तब यह संख्या एक गुणनखंड कहलाएगा इस संख्या का। समझिएगा, गुणनखंड के बारे में समझाते हैं। जो संख्या एक को पूरी तरह से भाग दे देगा वह संख्या एक का गुणनखंड कहलाएगा। फिर से समझिएगा कि जो जो संख्या एक को पूरी तरह से भाग दे देगा वह संख्या गुणनखंड कहलाएगा एक का। एक से शुरुआत करते हैं, एक से भाग देंगे एक में। तो देखिए, एक से भाग दे रहे हैं एक में, एक्का का पहाड़ा एक बार पढ़े तो एक आया। अब एक में से एक घट गया, बचा जीरो। जीरो ना लिख के काटकुट लिखते हैं। तो देखिए, यह एक्का का पहाड़ा एक बार पढ़े तो एक आया, एक में से एक घट गया, बचा जीरो। जीरो ना लिख के हम काटकुट कर दिए। अब यहां शेष क्या है? जीरो है। तो यह एक इस एक को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह एक गुणनखंड है इस एक का। तो एक 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 को पूरी तरह से भाग दे दिया, इसलिए यह एक गुणनखंड है इस एक का। अब जांच करेंगे कि दो एक को पूरी तरह से भाग दे पाएगा कि नहीं। तो देखिए, दो से भाग दिए एक में, दुक्का का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो दो आएगा, तो एक में से दो तो नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे कि दुक्का का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे। दुक्का का पहाड़ा जीरो बार पढ़े तो जीरो आया। अब एक में से जीरो घट गया, बचा एक। तो शेष यहां एक है। तो यह दो इस एक को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाया है, इसीलिए दो एक गुणनखंड नहीं है एक का। अब जांच करेंगे कि तीन एक को पूरी तरह से भाग दे पाएगा या नहीं। तो तीन से भागा देते हैं एक में, तो तीन का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो तीन आएगा। तो एक में से तीन नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? तीन का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे। तीन का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो आया। अब एक में से जीरो घट गया, बचा एक। तो शेष यहां क्या है? एक है। तो यह तीन इस एक को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाया, इसीलिए यह तीन एक गुणनखंड नहीं है एक का। जो संख्या किसी दूसरे संख्या को पूरी तरह से भाग दे दे वही संख्या गुणनखंड कहलाएगा उस संख्या को। तो अब आप चार से भाग दीजिएगा एक में। अब जैसे जांच करेंगे कि चार एक को पूरी तरह से भाग दे पाएगा या नहीं। तो चार देखिए बड़ी संख्या हो जाता है, एक छोटी संख्या हो जाता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाएगा।
तो एक के पास अब 5 भी भाग नहीं दे पाएगा एक को, यानी कि 5 के बाद से कोई भी संख्या, यानी कि एक छोड़ के 2 से कोई भी संख्या एक को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाएगा। तो एक गुणनखंड है एक का, यानी एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड है। अब 2 को देखते हैं कि कौन कौन संख्या 2 को पूरी तरह से भाग दे पाता है या नहीं। हमको जांच करना है कि 1 2 को पूरी तरह से भाग दे पाएगा या नहीं। तो 1 से भाग देते हैं 2 में। एक्का का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 2 आया। अब यह 2 में से यह 2 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट कूट, तो यहां शेष क्या है, 0 है। तो यह एक इस 2 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह एक गुणनखंड है इस 2 का। अब जांच करेंगे कि यह 2 को पूरी तरह से भाग दे पाएगा या नहीं। तो देखिए 2 से भागा देते हैं 2 में, तो दुक्का का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 2 आया। यह 2 में से यह 2 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट कूट, तो देखिए शेष क्या है, शेष यहाँ 0 है। तो यह 2 इस 2 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह 2 एक गुणनखंड है इस 2 का। अब जांच करेंगे कि 3 एक गुणनखंड है 2 का कि नहीं। तो 3 से भागा देंगे 2 में, तो 3 से भाग दे रहे हैं 2 में, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया। अब 2 में से 0 घट गया, बचा 2, तो शेष यहाँ क्या है, 2 है। तो यह 3 इस 2 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाया है, इसीलिए यह 3 एक गुणनखंड नहीं है 2 का। फिर 4, अब 4 से भागा दीजिएगा 2 में, तो 4 जो है भाग नहीं दे पाएगा 2 को पूरी तरह से, इसलिए 4 गुणनखंड नहीं होगा 2 का। अब 3 को देखते हैं, अब कौन कौन संख्या 3 को पूरी तरह से भाग दे पाएगा। अब जांच करेंगे कि कौन संख्या 3 को भाग दे सकता है, कौन कौन संख्या 3 को भाग दे सकता है पूरी तरह से। तो देखिए 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 से भागा दिए 3 में, तो एक्का का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 3 आया। 3 में से 3 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट को, तो यहां शेष क्या है, 0 है। तो यह एक इस 3 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह एक गुणनखंड है इस 3 का। अब 2 से भाग देंगे 3 में, देखेंगे कि 2 यह 3 को पूरी तरह से भाग दे पाता है या नहीं। तो देखिए 2 से भागा देंगे 3 में, 2 से भाग दिए 3 में, दुक्का का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, दुक्का का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दुक्का का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आया। तो 3 में से 2 घट गया, बचा 1, तो यहां शेष क्या है, 1 है।
यहां शेष 1 है, तो यह 2 इस 3 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाया है, इसीलिए यह 2 एक गुणनखंड नहीं है 3 का। अब जांच करेंगे कि 3 यह 3 को पूरी तरह से भाग दे पाता है या नहीं। तो देखिए 3 से भागा देंगे 3 में, तो 3 से भागा दिए 3 में, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 3 आया, तो यह 3 में से यह 3 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट को। तो देखिए यहां शेष क्या है, 0 है, तो यह 3 इस 3 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह 3 एक गुणनखंड है इस 3 का। अब जांच करेंगे, 4 का गुणनखंड लिख रहे हैं, तो जो संख्या 4 को पूरी तरह से भाग दे देगा वही संख्या गुणनखंड कहलाएगा 4 के। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन संख्या 4 को पूरी तरह से भाग दे पाता है। तो देखिए 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 से भागा देंगे 4 में, एक्का का पहाड़ा 4 बार पड़े तो 4 आ गया, 4 में से 4 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट कुट, तो शेष यहां क्या है, 0 है। तो यह एक इस 4 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह एक गुणनखंड है 4 का। अगर एक 4 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाता तब एक गुणनखंड नहीं कहलाता 4 के। यहां क्या है कि एक जो है 4 को पूरी तरह से भाग दे रहा है, इसीलिए एक गुणनखंड है 4 का। अब 2 से भाग देते हैं 4 में, दुक्का का पहाड़ा 2 बार पड़े तो 4 आया, 4 में से 4 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट कुट, शेष यहां क्या है, 0 है। तो यह 2 इस 4 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए यह 2 एक गुणनखंड है इस 4 का। अब 3 से भाग देते हैं 4 में, तिनका का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और तिनका का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो तिनका का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 3 आया, तो 4 में से 3 घट गया, बचा 1, शेष यहां क्या है, 1 है। तो शेष यहां 1 है, तो यह 3 इस 4 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाया है, इसीलिए यह 3 एक गुणनखंड नहीं है 4 का। अब 4 से भाग देंगे 4 में, चरका का पहाड़ा 1 बार पड़े 4 आया, 4 में से 4 घट गया, बचा 0, 0 ना लिख के काट कुट, शेष यहां क्या है, 0 है। तो यह 4 इस 4 को पूरी तरह से भाग दे दिया है, इसीलिए 4 एक गुणनखंड है 4 का।
देखिए 1 से 4 तक सभी का गुणनखंड लिख दिए हैं। यह एक गुणनखंड, देखिए यह एक गुणनखंड है इस एक का। एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है 2 का। यह 2 एक गुणनखंड है 2 का, तो 2 के पास क्या गुणनखंड है, टोटल 2 है। एक गुणनखंड है 3 का, यह 3 एक गुणनखंड है 3 का, तो 3 के पास कुल कितना गुणनखंड है, 2 गो। एक गुणनखंड है 4 के, 2 एक गुणनखंड है 4 का, यह 4 एक गुणनखंड है यह 4 का, तो 4 के पास कुल गुणनखंड कितना है, 3 है। अब 5 का गुणनखंड लिखाएंगे तो 5 को कौन कौन भाग देगा, तो 1 और 5 देगा, तो 5 के पास भी 2 गुणनखंड है। इसी तरह 1 के पास सिर्फ 1 गुणनखंड है, अब 2 के पास 2 गुणनखंड है, 3 के पास 2 गुणनखंड है, 4 के पास 3 गुणनखंड है। तो गुणनखंड के आधार पर संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जो संख्या के पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य कह देंगे, और जो संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 2 के पास सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो ये 2 एक अभाज्य संख्या कहलाएगा, और 4 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये 4 एक भाज्य संख्या कहलाएगा। अब हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। प्राइम प्राइम का हिंदी अभाज्य होता है और नंबर का हिंदी संख्या, तो प्राइम नंबर का हिंदी अभाज्य संख्या होता है। अब अभाज्य संख्या क्या है, कोई एक संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कोई एक संख्या जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह संख्या को अभाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, कोई एक संख्या जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह संख्या को अभाज्य कहेंगे। सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, कोई एक संख्या है और उसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड है वह संख्या को अभाज्य कहेंगे। अब देखिए उदाहरण है, यह अभाज्य संख्या का उदाहरण है। 2 अभाज्य संख्या है, अब कैसे है, तो 2 के पास सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, तो देखिए 2 के पास 1 और 2 ही गुणनखंड होगा, इसके छोड़ के और कोई गुणनखंड नहीं है। नहीं तो आप भाग करके जांच करके देख सकते हैं, आप कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा 2 में तो सिर्फ 2 ही, 1 2 को पूरी तरह से भाग दे देगा और यह 2 इस 2 को पूरी तरह से भाग दे देगा, बाकी कोई भी संख्या इस 2 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम गुणनखंड के वक्त बता दिए कि जो संख्या किसी दूसरे संख्या को पूरी तरह से भाग दे दे वही गुणनखंड कहलाएगा उस संख्या का। तो यह एक गुणनखंड है 2 के और यह 2 एक गुणनखंड है 2 के, तो 2 के पास क्या गुणनखंड है, टोटल 2 गुणनखंड है, इसलिए यह 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 के पास भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 3, तो 3 के पास सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 3, इसीलिए 3, यह 3 एक अभाज्य संख्या है। 5
5 के पास भी 1 और 5 गुणनखंड है, 5 के पास भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 5, इसीलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। 7 के पास भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 7, तो 7 के पास भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसीलिए 7 क्या कहलाएगा? एक अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो जो संख्या के पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह संख्या को अभाज्य कहते हैं। भाज्य संख्या के बारे में अब सीखेंगे। कंपोजिट का हिंदी भाज्य होता है और नंबर का हिंदी संख्या। तो कंपोजिट नंबर का हिंदी भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क। कोई एक संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या को भाज्य कहते हैं। जो संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या को भाज्य कहेंगे। अब उदाहरण है 4 एक भाज्य संख्या है। तो जब 4 एक भाज्य संख्या है तो 4 के पास 2 से अधिक गुणनखंड होगा। देखिए 4 के पास कौन कौन गुणनखंड है? तो 1 2 4। तो देखिए 1 गुणनखंड है 4 के, यह 2 एक गुणनखंड है 4 के, यह 4 एक गुणनखंड है 4 के। तो 4 के पास 3 गुणनखंड है। तो देखिए 4 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 4 एक क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। 6 एक भाज्य संख्या है। तो 6 के पास भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो 6 के पास देखिए 1 2 3 6, एक गुणनखंड है 6 का, 2 एक गुणनखंड है 6 का, 3 एक गुणनखंड है 6 का, और यह 6 एक गुणनखंड है 6 का। तो देखिए 6 के पास क्या गुणनखंड है? टोटल 4 गुणनखंड है, इसीलिए 6 एक भाज्य संख्या है। 6 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है तो इसीलिए 6 एक भाज्य संख्या है। 8 भी एक भाज्य संख्या है। तो 8 जब एक भाज्य संख्या है तो 8 के पास भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो देखिए 8 1 2 4 8, एक गुणनखंड है 8 का, 2 एक गुणनखंड है 8 का, 4 एक गुणनखंड है 8 का, 8 एक गुणनखंड है 8 का। तो 8 के पास टोटल गुणनखंड 4 गो है। 8 के पास कुल गुणनखंड 4 है, इसीलिए 8 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 8 एक भाज्य संख्या है। गुणनखंड समझ जाइएगा तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कुछ नहीं है। गुणनखंड, इसीलिए हम जब गुणनखंड समझाएं तो उस वक्त हम पूरा अच्छा से गुणनखंड के बारे में एक्सप्लेन किए ताकि जो है आप गुणनखंड समझ सकें, क्योंकि गुणनखंड के ही आधार पर 2 भाग में बांटा है संख्या को। वास्तविक संख्या को गुणनखंड के ही आधार पर 2 भाग में बांटा है, एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। अब देखिए एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड है, एक को सिर्फ एक ही भाग दे सकता है, यह एक इस एक को भाग दे देगा।
एक को छोड़ के कोई भी संख्या एक को नहीं भाग दे सकेगा। तो एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड है। तो एक अब क्या है, प्रश्न उठता है कि एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो देखिए, एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड है। और वहां अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की क्या बात है? अभाज्य क्यों, कौन संख्या को अभाज्य कहा गया है? जो संख्या के पास सिर्फ दो गुणनखंड हो उसको अभाज्य कहेंगे, और जो संख्या के पास दो से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड है, इसीलिए यह एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से गुणनखंड, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ गए होंगे। धन्यवाद।